हेलो नमस्कार। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रतिरक्षी की संरचना पढ़ी है, तो आज उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रतिरक्षी के प्रकार। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज। मतलब सीधी सी बात है कि प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कह रहे हैं कि प्रतिरक्षी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरक्षी 5 प्रकार के होते हैं। इन प्रतिरक्षियों को यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मैंने कल आपसे कहा भी है कि 5 प्रकार के प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडीज जो है कितने प्रकार की होती है, सब हमने कहा। प्रतिरक्षी के प्रकार, आप मैंने कहा कि प्रतिरक्षी जो है कितने प्रकार की होती है, कि 5 प्रकार की होती है। तो इसके लिए अपने एक यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाया था GMAT करके, इस तरह से ये बनाया था। इसी को पुनः हम एक्सप्लेन करते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इम्यूनोग्लोबिन को हम IG से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? IG से लिखते हैं। यानी प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबिन के नाम से भी जाना जाता है। तो इम्यूनोग्लोबिन को हमने लिखा है IG से। इसी प्रकार से यहाँ प्रतिरक्षी के यदि प्रकार की बात करेंगे तो ये जो है 5 प्रकार की हो जाएगी। यहाँ से G उठा लिया तो IgG हो गया। इसके बाद IgM आपका हो गया। इसके बाद IgA आपका यहाँ पर हो गया है। इसके बाद IgE यहाँ से हमने लिया। इसके बाद हमने IgD लिया है। ठीक है। GMAT इस प्रकार से हमने एक फॉर्मूला बनाया था, एक ट्रिक बनाई थी। इस ट्रिक के द्वारा ये 5 प्रकार के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो प्रतिरक्षी जो है वो 5 प्रकार की होती है, लेकिन इन प्रतिरक्षियों को यूनानी भाषा के अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IgG की बात करते हैं। IgG का मतलब इम्यूनोग्लोबिन है, लेकिन उसको हमने नाम दिया है G। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें गामा जो है, देखिए आप इसमें गामा, आप समझिए गामा को लिखते हैं हम इस तरह से, हिंदी में इसको गामा बोलते हैं। तो गामा भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये लीजिए, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, पेप्टाइड्स आप जानते हैं। हैवी प्रकार की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है ये पाई जाती है। और इसकी जो संरचना होती है, अगर बात करें कि IgG की संरचना कैसी होती है, एक लकी, एक ही सूत्र होता है इसका। एक लकी का मतलब सिंगल सूत्र में होती है। तो IgG क्या होती है, पहले तो ये देखिए कि इसमें गामा को लिखा हमने ऐसे, आप जानते हैं कि अल्फा को ऐसे लिखा जाता है, बीटा को ऐसे लिखा जाता है, गामा को ऐसे लिखा जाता है, फाई को ऐसे लिखा जाता है, साई को ऐसे लिखा जाता है, सिग्मा को साइंस में ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ सिंबल हैं जो हमको सबको पढ़ने हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। डेल्टा को ऐसे लिखा जाता है, इमल्सन को ऐसे लिखा जाता है। तो थोड़ा सा देखना है आपको। क्लियर हो गया? यहाँ हमने बात की है, सबसे पहले IgG की बात कर रहे हैं कि ये होती क्या है। तो हमने कहा कि इसमें गामा भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है और इसकी संरचना एक लकी होती है। केवल एक ही सूत्र इसकी संरचना में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि वास्तव में इसके कार्य क्या हैं, या किस प्रकार से जो है ये अपना इसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसका महत्व होता है। तो देखिए, यह प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी है। यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि संवहनी प्रतिरक्षी कौन सी होती है। तो यह संवहनी, संवहन का मतलब जानते हो, स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो संवहनी प्रतिरक्षी है, पहली बात तो ये है। ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है? ये रक्त के अंदर व अन्य द्रवों में या द्रव्यों में ये पाई जाती है। तो विशेष रूप से ब्लड के अंदर पाई जाती है। प्रमुख संवहनी प्रतिरक्षी है। तो ऐसी प्रतिरक्षी जो संवहनी प्रतिरक्षी है उसका नाम क्या है? IgG है। और इसके बाद हमने बात की है कि ये रक्त व अन्य द्रव्यों में भी जो है पाई जाती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ से प्रश्न आता है कि यह एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो भ्रूण को
आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है। आंवल को पार कर कहाँ चली जाती है? भ्रूण तक पहुंच जाती है, तक जाती है। तो आजकल जो एक एक नंबर के जो शॉर्ट प्रश्न आते हैं कि वह प्रतिरक्षी जो आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है उसका नाम क्या होगा? हम कहेंगे उसका नाम क्या होगा? IgG होगा। ठीक है, क्या नाम होगा? IgG उसका नाम होगा। फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करें कि आंवल होती क्या है कि गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के गर्भाशय से, गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के गर्भाशय से जिस नाल के द्वारा जुड़ा होता है, ये आपने देखा होगा इस तरह का डायग्राम यदि आपने देखा हो। ठीक है, यदि आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि पढ़ा हो तो वहाँ पर इस तरह का डायग्राम आपको कभी बताया हो या आपने कभी देखा हो तो ये देख लीजिए आप। गर्भस्थ शिशु अपने माँ के गर्भाशय से जिस रचना के द्वारा, जिस नाल नुमा रचना के द्वारा जुड़ा होता है उसे प्लेसेंटा या अपरा या आंवल कहा जाता है। ये तीन नाम इसके दे दिए हमने। ये आंवल कहा जाता है। शिशु जो होता है अपनी समस्त जैविक क्रियाएं जो है इसी के द्वारा करता है गर्भावस्था के दौरान, तथा ये जो प्लेसेंटा या आंवल होती है ये भ्रूण को आधार प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये माँ के शरीर से देखिए ये आंवल को पार करके कहाँ चली जाती है? भ्रूण तक पहुँच जाती है। तो उस प्रतिरक्षी का नाम क्या होगा? मान लीजिए यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया है तो नाम क्या आएगा कि वह प्रतिरक्षी जो आंवल को पार कर भ्रूण तक पहुँच जाती है उसका नाम क्या होगा? हम कहेंगे साहब IgG उसका नाम होगा। ठीक है साहब, अब बात करते हैं। देखिए इसके बाद जो सेकंड नंबर की आ रही है IgM, कौन सी आ रही है? IgM। तो इसमें देखिए आप, इसमें म्यू को ऐसे लिखा जाता है, म्यू, यू को लिखने के बाद में इस तरह यूं कर दीजिए, म्यू हो गया ये, तो इसको म्यू भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। म्यू नाम की कैसी होती है? भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसमें पाई जाती है और इसकी संरचना जो होती है, इसकी संरचना वो पंचलकी होती है। कैसी होती है? पंचलकी होती है। पंच प्रकार 5 इसके अंदर सूत्र पाए जाते हैं। तो पंचलकी जो है इसकी संरचना होती है। ठीक है, और इसमें भारी पॉलीपेप्टाइड जो है श्रृंखला पाई जाती है, ये अपन ने पढ़ा है। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो निकल कर आता है वो ये आता है कि यह प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी है। प्रतिरक्षियों में उत्पन्न होने के बाद जो सबसे पहले उत्पन्न होती है तो प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी किसे कहा जाता है? IgM को कहा। यही प्रश्न है बोर्ड में। इसी तरह के छोटे छोटे की जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे प्रश्न जो आते हैं, लघुत्तरात्मक जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। प्रथम प्रकार की जो प्रतिरक्षी है वो कौन सी है? हम कहेंगे कौन सी है? कौन सी है? IgM है। अब आपको पता प्रतिरक्षी कैसे उत्पन्न होती है? प्रतिजनसी क्रिया के उपरांत प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी जो उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है? IgM। तो हमने IgG पढ़ लिया है, IgM हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। ठीक है, IgM को म्यू के द्वारा जो है बता रहे हैं हम। म्यू नाम की भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसके अंदर है, इसको में जो है गामा है। ये बात हमने कर ली है। अब देखिए यहाँ के बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? IgA हम पढ़ने वाले हैं। IgA, ठीक है, IgA कहाँ गई? ये IgA। ठीक है, तो इसमें अल्फा, ये अल्फा को हमने इस प्रकार से लिखा है। अल्फा भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। पहली बात तो अल्फा भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है इसके अंदर पाई जाती है। श्रृंखला इसके अंदर पाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से है। कौन सी जो है इसमें श्रृंखला होती है? IgE के अंदर, सॉरी IgA की बात कर रहे हैं। तो IG के अंदर कौन सी होती है साहब? ये वाली होती है। और इसकी जो संरचना होती है, अगर बात करें कि इसकी संरचना जो होती है वो कैसी होती है? द्विलकी होती है। संरचना इसकी कैसी होती है? इसकी संरचना द्विलकी होती है। ठीक है, और ध्यान रहे जहाँ से जो प्रश्न बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो ये है कि यह जो होती है IgA, ये शिशु की यानी नवजात शिशु की प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसे
नवजात शिशु की प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा किस प्रतिरक्षी को कहा जाता है? हम कहेंगे IgA को कहा जाता है। ठीक है, IgA को कहा जाता है। आप जानते हैं यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि माँ के दूध में पाई जाती है, तो माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है, माँ के दूध में पाई जाने वाली कौन सी प्रतिरक्षी है? हम बात करेंगे IgA। तो यहाँ से एक प्रश्न हमारा शानदार यहाँ से बना है। दूसरा प्रश्न हमारा IgM से बना था कि प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी, मैंने बताया है आपको, प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी होती है जो प्रतिजन से क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। तो प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी ये है। इसके बाद हमने बात की है कि IgA की बात की है। तीसरे नंबर पर नवजात शिशु की प्रतिरक्षा कहा जाता है, IgA को कहा जाता है। या माँ के दूध में पाई जाने वाली जो प्रतिरक्षी है उसका नाम क्या है? क्या होगा भैया? IgA होगा। इसके अलावा ये आंसू के अंदर भी पाई जाती है, आंसू व लार में भी पाई जाती है। तो आंसू व लार की प्रतिरक्षा भी है। तो 3 प्रश्न हमारे यहाँ से बने हैं, 3 लाइन से, एक नंबर का सीधा प्रश्न बनेगा। और प्रतिरक्षियों के प्रकार को समझाइए तो आपको 5 प्रकार को जो है वर्णन भी करना है। तो मैं समझता हूँ आपका IgG हो गया है, IgM आपका हो गया है, IgA हो गया है। अब बात करते हैं हम IgE की बात करते हैं। Ig जो है इसे इमल्सन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो Ig, इसमें इमल्सन, देखो आप ये इसे इमल्सन को लिखा है हमने, तो इमल्सन क्या लिखा है? इसे इमल्सन है ना। तो इसे इमल्सन, इसमें इमल्सन भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। इमल्सन प्रकार की जो है भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसके अंदर पाई जाती है। और इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? एक लकी होती है। कैसी होती है भाई? संरचना इसकी जो होती है वो एक लकी होती है, एक ही सूत्र इसकी संरचना में पाया जाता है। और शानदार, और जो हमारा प्रश्न यहाँ से निकलता है कि यह प्राथमिक रूप से बैसोफिल व मास्ट कोशिकाएं जो होती है पर क्रिया करती है। यह प्रतिरक्षी जो है IgE, ये बैसोफिल व मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है, मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से निकला है कि वह प्रतिरक्षी जो बैसोफिल व मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो क्या होगा? IgE होगा। तथा यह एलर्जी का भी हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये प्रतिरक्षी जो है एलर्जी का हिस्सा होती है, एलर्जी का पार्ट होती है। तो वह प्रतिरक्षी जो एलर्जी का विभाग होती है या एलर्जी का भी हिस्सा होती है उसे कहेंगे हम IgE। क्या कहेंगे उसे? IgE कहेंगे। ठीक है। और लास्ट और फाइनल हमारी जो बची है उसका नाम है IgD। क्या नाम है भाई? IgD। तो देखिए साहब, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि IgD जो है ये IgD, इस IgD में डेल्टा, ये ऐसे लिखा डेल्टा, तो ये डेल्टा मतलब एस को थोड़ा सा यूँ कर दी, ये डेल्टा हो गया आपका। तो डेल्टा भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है, डेल्टा भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इसके अंदर पाई जाती है। इसकी संरचना जो होती है वो भी एक लकी होती है। कैसी होती है इसकी संरचना? एक लकी होती है। कैसी होती है भाई? एक लकी होती है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो कार्य है कि ये जो श्रृंखला है ये एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन के लिए IgD, तो इसको यहाँ से मैं बता दूं आपको, एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन के लिए, समझ रहे हो आप? एंटी माइक्रोबियल कारकों के उत्पादन के लिए बैसोफिल व मास्ट कोशिकाओं को यह सक्रिय करती है। बैसोफिल मास्ट कोशिकाओं को एक्टिवेट करती है, उनको सक्रिय करती है ताकि माइक्रोबियल जो कारक हैं वो उत्पन्न हो सके। तो इस प्रकार से ये रही आपकी 5 प्रतिरक्षियों के प्रकार हमने पढ़े हैं। और मैं समझता हूँ कि आपने थोड़ा सा इनको ध्यान दे लिया होगा या थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रयास करें, जो भी लिखा है हमने सब बोर्ड पर लिखा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्टली भी इनको लिख सकते हैं। तो थैंक यू
धन्यवाद।